अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड्स मॉडल। आज हम सबसे पहले इस रदरफोर्ड्स मॉडल की जो है ड्रॉबैक पढ़ेंगे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। यू राइट डाउन द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे। जब भी एक चार्जड पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी चार्जड पार्टिकल, चाहे नेगेटिवली चार्जड हो इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिवली चार्जड हो प्रोटॉन्स, whenever they possess some circular motion, they always emit energy in the form of electromagnetic radiation. जब भी कभी कोई पॉजिटिवली चार्जड या नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, it always emits energy in the form of electromagnetic radiation. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? It comes from the motion of the charged particle. रदरफोर्ड ने बोला था बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, अराउंड इट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स हैं, एज पर दोज प्रिंसिपल्स दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट कंटिन्यूसली एनर्जी। एक स्टेज ऐसा आएगा कि इसकी मोशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इट्स मोशन विल बी ज़ीरो। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट एटम्स शुड कोलैप्स। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि एटम्स बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं होते हैं। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। सो एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स, a charged particle whenever in circular motion emits electromagnetic radiation. This energy comes from its motion. आहिस्ता आहिस्ता सारी एनर्जी इसकी ख़त्म हो जाएगी और वो वापस आ जाएगा। It will fall into the nucleus. This is the main drawback of रदरफोर्ड्स मॉडल। आगे बढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम एक टर्म लेते हैं पहले जो ऑलरेडी आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका रिवीजन हो जाएगा। ये 10th में भी हम पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? एज यू नो, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom, or number of electrons in a neutral atom. In a neutral atom, अगर हाइड्रोजन एटम हम लेते हैं, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं और आउटसाइड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे हैं, सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 2। इसी तरह से अगर आप सोडियम लेंगे एंड सोडियम आयन, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसी से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन से इसका एटॉमिक नंबर नहीं निकालेंगे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है। इलेक्ट्रॉन हम तभी काउंट करते हैं जब एटम न्यूट्रल होगा, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया होगा। इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 11। ठीक है। नाउ व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर, यू विल राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ nucleons in the nucleus. Now what are nucleons? Nucleons are
combined term for protons and neutrons. Protons and neutrons are collectively called as nucleons. एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो उसको हम कहते हैं मास नंबर. We represent an element in this formulation. ये आप हमेशा याद रखेंगे. X is suppose symbol of element, A is its mass number, and here Z is atomic number. For example, helium की एग्जाम्पल लेते हैं. X की जगह हम हीलियम लिखेंगे. इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका मास नंबर 4 है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने बन गए? 4. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका मास नंबर 23. This is how we usually represent atoms symbolically. आगे बढ़ेंगे इससे. We write down Bohr's model of hydrogen atom. Bohr's model of hydrogen atom. बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, चूंकि कुछ 2 मॉडल्स हमने पीछे देखे हैं, बोथ मॉडल्स वेर हैविंग सम लिमिटेशंस. तो इसी तरह से फिर जब एक मॉडल की लिमिटेशन होती है तो दूसरा आइडिया दिया जाता है. तो बोर्स मॉडल जो था, इट वाज गिवन कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस ऑफ द प्रीवियस मॉडल्स एंड सम न्यू डिस्कवरीज एंड फिनोमेना दोज वर डिस्कवर्ड. तो उसकी पस मंज़र में बोर ने एक मॉडल दिया था and that was applicable to hydrogen atom, इसलिए हम इसको कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. इस बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को मैं सिंप्लीफाई बनाऊंगा एंड यू विल, आप भी उसी अंदाज से इसको प्रिपेयर भी करेंगे ताकि आपके लिए आसान भी होगा इस तरह से प्रिपेयर करना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए वो आसान साबित होगा इंशाल्लाह. तो नटशेल में मैं बताऊंगा पहले कि बोर्स मॉडल क्या चीज़ है. इट सेज दैट देयर इज न्यूक्लियस इन द सेंटर. जो रदरफोर्ड ने बोला था, इसमें उसने कोई चेंज नहीं लाई है. देन इस तरह से हम इसको बनाएंगे. पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस सेंटर में होता है, and electrons are revolving in circular paths around this nucleus. Electrons are revolving in circular paths around this nucleus. अब ये जो circular paths है, इनके बारे में बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं या बाकी जितने भी assumptions हैं, we have to remember, we have to know all the things that have been discussed are actually for this circular paths. तो क्या बोला उसने, सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ्स. अब ये जो सर्कुलर पाथ्स है, इनके बारे में हमें इनकी एनर्जी इक्वेशंस याद रखनी है, कैसे डिटरमाइन करते हैं. इनका रेडियस याद रखना है, कैसे डिटरमाइन करते हैं. इसी तरह से इनका एंगुलर मोमेंटम L याद रखना है और कैसे डिटरमाइन करता है. दैट्स ऑल अबाउट बोर्स मॉडल. यानी बोर्स मॉडल के बारे में आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे, व्हाट शुड बी योर मेथड. कि ये चीज़ एक तो कॉमन है कि जो बोला था रदरफोर्ड ने, सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, ये जो हमने रेड कलर्ड बनाया है पॉजिटिवली चार्जड, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इन सर्कुलर पाथ्स. अब इस सर्कुलर पाथ में और रदरफोर्ड के सर्कुलर पाथ में क्या फ़र्क है वो हम आगे बताएंगे. ये क्यों नहीं कोलैप्स होता है, वो क्यों कोलैप्स होता था. एक फिर जितनी भी चीज़ें हमें याद रखनी है सिर्फ इस सर्कुलर पाथ के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं याद रखना है. अब वो चीज़ें कौन सी होंगी जो आप याद रखेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जिन पे आप एक्सरसाइज करेंगे. इस सर्कुलर पाथ की एनर्जी
इस सर्क्यूलर पाथ का रेडियस, इस सर्क्यूलर पाथ का एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशंस याद रखेंगे और उन इक्वेशन से फिर एग्जाम्पल सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। दिस विल हेल्प यू इन बोथ योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले एनर्जी से, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे एंगुलर मोमेंटम से, फिर रेडियस। ये तीन चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बोर्स मॉडल। इसमें और कोई नई चीज़ या इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बोर्स मॉडल के बारे में जो मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर पाथ्स। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्क्यूलर पाथ्स। दी सर्क्यूलर पाथ्स जो हैं, these have fixed energy, these have fixed energy। फिक्सड एनर्जी होने का मतलब यह है जब तक इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद है उसकी एक खास एनर्जी होगी, वही एनर्जी होगी जो इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। फिक्सड एनर्जी होने की वजह से इस सर्कुलर पाथ को बोर ने बोला स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट्स। So what are these circular paths called as? Stationary means ठहरा हुआ, रुका हुआ, इसकी एनर्जी ठहरी हुई है, इसकी एनर्जी रुकी हुई, it's not changing, that's why it's called as stationary state. These are also called as orbits. These are also called as allowed energy states. Allowed energy states. जैसा कि मैंने बता चुका है, हमें सिर्फ इन ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। दैट्स ऑल अबाउट बोर्स मॉडल। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर पाथ्स। द इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन राइट डाउन, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर पाथ्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। These circular paths are called as stationary states. Orbits are allowed energy. Levels are allowed energy states. हो गई पहली चीज। Now these orbits are numbered as n is equal to 1, 2, 3। यानी इसको हम बोलेंगे n is equal to 1, इसको बोलेंगे 2 जो दूसरा ऑर्बिट होगा, फिर जो तीसरा होगा 3, इसी तरह से चौथा होगा 4। Now what is n? इसको बोलते हैं, इसका n 1 है, इसका n 2 है, इसका n 3 है। n is principal quantum number. n is principal quantum number that is used to designate the stationary states. The number that is used to designate the stationary states. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इतना याद रखेंगे, जो बोर ने बोला था कि स्टेशनरी स्टेट्स जो हैं इनकी डिजिग्नेशन कैसे करते हैं। These are designated as n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, etc. so on. As long as electron remains in a stationary state, its energy is fixed. इसीलिए इसको हम कहते हैं stationary state. जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में है तब तक इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। It does not lose energy or gain. Energy is lost or gained only when electron jumps from one state या stationary state to other stationary state. SS means stationary state. जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट, तभी एनर्जी या तो रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी। यूजुअली जो न्यूक्लियस के नज़दीक ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी लोअर होती है, जो न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिटल्स होते हैं हम आगे देखेंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। दैट मीन इसकी एनर्जी कम होगी, 1 की 2 की ज़्यादा होगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा उसको एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 2 से आएगा 1 पे वापस, तब वो एनर्जी क्या करेगा? एमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ लाइट कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये पहला पॉइंट होगा। अब दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ एनर्जी। चूंकि मैं बता चुका हूँ द एनर्जी के बारे में,
हम इन शेल्स के बारे में क्या याद रखेंगे, एनर्जी की डिटेल्स याद रखेंगे, फिर रेडियस और एंगुलर मोमेंटम. Number second point you write, the energy is quantized. The energy is quantized. Energy is quantized means ये हो गया कि energy has fixed values. Energy does not have continuous value. ये बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे पहली स्टेशनरी स्टेट, फिर सेकंड, इस स्टेशनरी स्टेट की एक फिक्स्ड एनर्जी है सपोज 10, इसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है सपोज 20 या 15. या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 होगी अगर इस शेल में है 1 में, अगर 2 शेल में है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 15. यानी 10 और 15 के बीच में जितने भी इन्फिनाइट वैल्यूज हैं वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन विल possess only fixed values of energy. That is what we said, energy is quantized. You write down energy is quantized. What does it mean? It simply means the energy carries fixed values. The energy carries fixed values, not continuous values. जैसे दरिया में पानी बहता है, it flows continuously. इनमें कहीं ब्रेक, यानी अब हम ये नहीं कहेंगे एक 10-10 ml या पहले 10 ml दरिया में बह जाता है फिर दूसरे 10 ml, फिर ऐसे नहीं होता है, बल्कि कंटिन्यूस. इसी तरह से क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आप यहाँ से भी समझ सकते हैं. समझो ये सीढ़ी है, इसका ये पहला स्टेयर केस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है. आपका पाँव या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा, इनके बीच में यहाँ पे नहीं हो सकता है. सो यूर स्टेप्स कैन हैव फिक्स्ड वैल्यूज. ये इनके बीच में अगर आप कहीं रखेंगे तो वो पाँव नहीं रख सकता वहाँ पे. उसके बरक्स जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनके लिए कंटिन्यूस स्लोप होता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में. यहाँ पे हम क्वांटाइजर नहीं कर सकते हैं. आप पाँव अपना कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी सेंटीमीटर पे, किसी भी मिलीमीटर पे. तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन केस ऑफ electrons. In case of atoms, the energy possessed is quantized. Now, the value of energy क्या दिया था बोर ने, वो आपको याद रखना है. He said that energy of energy state n means n का कोई भी वैल्यू सकता है 1 2 3, it is equal to minus RH multiplied by 1 divided by n square joules per atom. ये एनर्जी इक्वेशन आपको याद रखनी है. En is equal to minus RH multiplied by 1 divided by n square. What is n? n is principal quantum number, यानी शल का नंबर है. अगर आपको पहले शल की एनर्जी निकालनी है, you write down E1 is equal to minus RH 1 divided by 1 square. क्योंकि n का वैल्यू हमने क्या दिया, पहला एनर्जी, तो हमें एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट निकलेगी. Now what is RH? RH is a constant that is called as Rydberg constant. Rydberg constant, its value is equal to 2.18 into 10 raised power minus 18 joules. ये याद रख लीजिए. RH is Rydberg constant, its value is equal to, इसका वैल्यू जो है 2.18 into 10 raised power minus 18 joules. This energy equation जो आपने यहाँ पे लिखी है, this is the energy per atom. This is the energy per atom. लेकिन यूजुअली हमारा जो होता है, हमारी जो कैलकुलेशंस होती है वो पर मोल होती है, इसलिए हम इस एनर्जी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इनटू पर मोल. ये वाली इक्वेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल मैं बताऊंगा. एनर्जी और ये वाली इक्वेशन आप दोनों याद रखेंगे, पर मोल वाली भी और पर एटम वाली भी. माइनस RH multiplied by 1 divided by n square multiplied by Na, Avogadro's constant. तो अब ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगी 6.0
ज़ीरो ही लिखेंगे हम, 10⁻23 ये हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, जूल्स पर मोल। आर एच का अपना वैल्यू देते हैं, ये भी कांस्टेंट है, इट विल बी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -13.12 किलो जूल्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर पर मोल। ये इक्वेशन है जो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि वी हैव टू रिमेंबर द इक्वेशंस अबाउट एनर्जी, अबाउट रेडियस एंड अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो एनर्जी इक्वेशन आपके पास एक दो आ गई, एक आपने याद रखी इन टर्म्स ऑफ पर एटम। JEE या नीट में वो पर एटम भी पूछते हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यूजुअली बोर्ड के एग्जाम में ये इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी सेकंड स्टेशनरी स्टेट। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे En की जगह हम लिखेंगे E2, यहाँ पे n को अपना वैल्यू देंगे। हमें पूछा जा रहा है सेकंड स्टेट जो है, इट विल बी 2⁻n। इसको सॉल्व कीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी सेकंड की। इसी तरह से कभी कभी आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट एंड फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। तो आप एनर्जी पहले निकालेंगे फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। दिस एनर्जी इक्वेशन यू विल रिमेंबर। सपोज कर लेते हैं E1, calculate the energy of first stationary state. You write E1 is equal to -13.12 divided by 1 square kilojoules, लेकिन मोल में है ये, पर मोल। This is the lowest energy. E1 is equal to -13.12 kilojoules per mole। यानी जब इलेक्ट्रॉन होगा शेल नंबर 1 में या स्टेशनरी स्टेट 1 में, तब एनर्जी ये होगी, दिस द लोवेस्ट एनर्जी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द स्टेशनरी स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, वी से दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मेरी भाई याद रखो, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। राइट डाउन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के पास 5-6 लेवल्स अवेलेबल है, वो किस में जाना चाहेगा, और जब वो जाएगा उस एनर्जी स्टेट में जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, वी से दैट इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल 1, 2, 3 हम लेते हैं, इनमें से सबसे लोवेस्ट ये वाली है, और इलेक्ट्रॉन ने यही ऑक्यूपाई की, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट इज नथिंग बट द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एनी अदर स्टेट other than the ground state, those are called as excited states. So you will state that electron is in excited state. तो आई होप ये एनर्जी की टर्म हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे कि बोर्स मॉडल जो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी हर टर्म आपको समझ आनी चाहिए। तो एज एन एग्जाम्पल यू राइट डाउन होमवर्क, मुझे आप इसका आंसर देंगे ग्रुप में। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E6 एंड E7। इन दो में एनर्जी डिफरेंस मुझे बताइए, किस किस के बीच में, E6 एंड E7। तो इसका जवाब मुझे ग्रुप में आप देंगे इंशाल्लाह। वी विल सॉल्व। अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, वी क्लियर दैट, या कोई कंफ्यूजन होगा, इस एग्जाम्पल के सॉल्व करने से आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। टेक केयर।